लॉरेंस कोलबर्ग एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म 1927 में हुआ तथा जिनकी मृत्यु 1987 में हो गई। वो कम ही उम्र ही जिंदा रहे। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। उन्होंने 7 से 16 वर्ष के बच्चों के संस्कार से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करके जीन पियाजे के सिद्धांत को विस्तरित, परिवर्तित तथा परिष्कृत किया। उन्होंने पाया कि बालक का विकास कुछ निश्चित अभाव में होता है, जो अवस्थाएं सार्वभौमिक होती हैं। नैतिक जो लॉरेंस कोलबर्ग हैं, जीन पियाजे ने 2 सिद्धांत दिए थे। पहला दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और दूसरा दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। तो जो जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत है वो कभी ही पूछा जाता है, एग्जाम में कम ही आता है, तो उसे अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। तो जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत जो था, उनसे प्रेरित होकर लॉरेंस कोलबर्ग ने उस पर अपना और अधिक महत्वपूर्ण नियम दिए। उन्होंने और विस्तरित किया, परिवर्तित किया तथा परिष्कृत किया। और इस बेस पे आधार पर उन्होंने संस्कार के आधार पर उन्होंने बहुत से तथ्यों को प्रयोग किया और उन्होंने अपने महत्वपूर्ण नियम दिए। आइए शुरुआत करते हैं लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की। कोलबर्ग अपने प्रयोगों में लघु कथाओं को उपस्थित कर उनसे संबंधित नैतिक समस्याओं से संबंध से प्रश्न पूछते थे। जो लॉरेंस कोलबर्ग थे वो करते थे, एक लघु कथाएं देते थे बच्चों को, फिर उनके बाद उनका साक्षात्कार लेते थे कि जो नैतिक समस्याएं आई हैं वो किस संबंध में हैं, उनमें कैसे कैसे वो अपना रिएक्ट करते हैं। उनके द्वारा पूछी जाने वाली लघु कथाओं में से एक लघु कथा निम्न है, जो मोस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो एग्जाम में इसे सीधे इस कहानी से क्वेश्चन आता है। आइए शुरुआत करते हैं। और जो बहुत सी उन्होंने जो अपनी लघु कथाएं दी उसमें सबसे फेमस यही है, और इससे रिलेटिव आपको क्वेश्चन देखने को भी मिलेगा अगर आपने एग्जाम दिया है, दोबारा दे रहे हैं, और अगर पहली बार दे रहे हैं तब भी आपको एक क्वेश्चन इससे जरूर मिलेगा। आइए पढ़ते हैं उस कहानी को। यूरोप की एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टर ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वो एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के फार्मासिस्ट ने तभी की थी। दवाई बनाने का बहुत खर्चा था और दवाई बनाने वाले के खर्च के 10 गुना मांग रहा था। एक जो यूरोप में एक महिला थी, वो काफ़ी बीमार थी और उसके लिए एक दवाई थी जो शायद उससे जान उसकी बच जाती, और जो एक प्रकार का रेडियम था तभी फार्मासिस्ट ने उसकी खोज की थी। वो दवाई बनाने का बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहा था। उस औरत का इलाज कराने के लिए उसका पति हाइजन ये इंपॉर्टेंट करना है। ये हाइजन जो नाम है उसके पति का, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लॉरेंस कोलबर्ग के हाइजन लघु कथा से संबंधित इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो हाइजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आता है इससे क्वेश्चन। उस औरत के इलाज कराने के लिए पति हाइजन उन सबके पास गया जिसे वह जानता था। उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले जो कि दवाई के आधे दाम के बराबर थे। जो उसने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से जितने पैसे का अगर अरेंजमेंट किया वो लगभग उस दवाई के आधे ही थे। उसने दवाई वाले से कहा वह उसकी पत्नी मरने वाली है, वो उस दवाई को सस्ते में दे दे और वह बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा मैंने ये दवाई खोजी है और इसे मैं बेचकर पैसे कमाऊंगा। तब हाइजेन ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़ दी और दवाई को चुरा लिया। तो ये जो आपकी घटना है ये आपको क्या सीख देती है, आपकी जो नैतिक दुविधा होगी उसे आप कैसे पाएंगे, तो इसमें इसी बात का जिक्र किया है। तो देखिए उन्होंने इसी कहानी के बेस पे लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने 2 प्रमुख बातों पर ध्यान दिया। सबसे पहली बात है नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा क्या होती है? नैतिक दुविधा ऐसी दुविधा होती है जिससे में किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक नैतिक कार्यों में से किसी एक कार्य को चयन करना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहला है, और अगर आप क्वेश्चन उन्होंने इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिए महत्वपूर्ण नैतिक दुविधा से रिलेटेड। क्या हाइजन को दवा चुरानी चाहिए थी? दवा चुरानी चाहिए थी, ये आपकी नैतिक दुविधा है कि आप चोरी करेंगे या नहीं करेंगे। जैसा मैंने थंबनेल में भी अपना ये मेंशन कर दिया है, क्या चोरी करना सही है? अगर आप इस नैतिक दुविधा में हैं, मैं उस दुविधा की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि आजकल लॉकडाउन में क्या मार्केट जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मन कर रहा है तो जाएं या नहीं जाएं, वो अलग चीज है, ये कोई दुविधा नहीं है, ये एक आपकी छोटी सी दुविधा है। मगर नैतिक दुविधा, इस कहानी पे लॉरेंस कोलबर्ग ने ऐसी दुविधाओं का जिक्र किया जो रियल में आपकी जिंदगी को परिवर्तित कर सकती हैं।
तो ऐसी दुविधा की बात की गई है, ना कि एक आप मार्केट जाएं या नहीं जाएं वो दुविधा नहीं है, उससे आपकी ज़िंदगी परिवर्तित नहीं होने वाली। तो इस बात का ध्यान रखना, जो दुविधा होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट दुविधा होनी चाहिए जिससे आपकी ज़िंदगी परिवर्तित होने के कगार पे हो। तो सबसे पहला इन्होंने पहले ही क्वेश्चन दिया, क्या हाइजेन को दवा चुरानी चाहिए थी। दूसरा ऑप्शन है, क्या एक पति को अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए दवा चुरानी चाहिए। अब दोनों बिल्कुल नैतिक दुविधा है कि आपको क्या करना चाहिए। तो जो ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये दुविधा होते हैं जिसमें आपको दो नैतिक विकासों में से एक विकास, आपको एक नैतिक एक चीज के लिए आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है, उसे दुविधा बोलते हैं। कि जैसे क्या दवा चुरानी चाहिए, दूसरा क्या अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए दवा चुरानी चाहिए थी हाइजन को। तो ये नैतिक दुविधा है, इन दोनों में से किसे उसे अगर एक्सेप्ट करना है, किसके उसे नैतिक कार्य जो करना है। दवा चुराना गलत बात है, परंतु उसे क्या अपनी पत्नी के लिए दवा चुरानी चाहिए, ये बहुत ज्यादा नैतिक, ये भी नैतिक बात है। क्या अपना वो पति कर्तव्य निभाए कि अपनी बीवी की जान बचाने के लिए दवा चुरानी चाहिए। तो इस प्रकार की जो कठिनाइयां होती हैं और जिसमें से आपको एक सही राय, एक नैतिक सही चार आपको एक कार्य के लिए चुनना पड़ता है, तो ऐसी नैतिक दुविधा होती है। इसी पे उन्होंने दूसरा दिया अपना नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा क्या होता है, सही या गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल जो चिंतन प्रक्रिया होती है उसे नैतिक तर्कणा कहा जाता है। क्योंकि देखो, आपने अगर दो दुविधाएं हैं सही या गलत के बारे में अगर आप निर्णय लेंगे तो उसमें जो शामिल चिंतन होता है, आपका जो दिमाग काम करता है, उसे नैतिक तर्कणा कहा जाता है। जैसे पहला, इसमें पहला ऑप्शन है जैसे दिया है इन्होंने, हाइजेन ने चोरी करके सही किया या गलत। आपका ये आपका आपका चिंतन है कि उसे जो उसके मन में जो नैतिक दुविधा थी कि चोरी करना चाहिए, तो उसके बाद जो उसका चिंतन काम करता है कि चोरी करके सही किया या गलत किया, या मैं जो हाइजन जो सोच रहा है कि मैं चोरी करके सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो ये इस प्रकार का जो चिंतन है, जो आपका मानसिक विकास, जो मानसिक कार्य कर रहे हैं, तो ये नैतिक तर्कणा होती है। उसमें दूसरा, इसमें इसी के साथ होता है क्या चोरी करना सही है। अब इसके बाद उसने हाइजन ने सोचा कि मुझे चोरी करना सही किया या गलत किया। उन्हें जब दवाई चुरा ली तो उसके बाद उसने सोचा कि मैंने सही किया या गलत किया। अगर उनने माना अगर अपनी बीवी की जो अपनी पत्नी के लिए दवा चुराई, तो ये नैतिक विकास है, नैतिक आपका जो कार्य है वो पत्नी के लिए किया गया। उसी के साथ साथ उन्हें दवाई तो चुरा ली, अपनी बीवी की जान बचा ली। तो उसके साथ साथ दूसरा ऑप्शन आता है, क्या चोरी करना सही है। आप मान सकते हैं कि उसे हाइजन को चोरी करनी चाहिए थी। आपको ये नहीं लगता है कि उसने चोरी की है, उसके बाद पुलिस आएगी, उसे जेल हो जाएगी। या फिर अपनी बीवी को मरने के लिए छोड़ दे कि नहीं मुझे चोरी नहीं करना है और मेरी बीवी अगर मर जाती है तो मर जाए। तो ये नैतिक दुविधा और नैतिक तटस्थता के बीच ही लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए और उन्होंने एक नैतिक विकास, अपने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। उन्होंने कुछ प्रमुख चरणों का जिक्र किया था, आज उन्हीं चरणों का हम जिक्र करेंगे। इन्हीं कथाओं से प्राप्त अनुक्रियाओं का विश्लेषण करके कोलबर्ग ने बताया कि व्यक्ति में नैतिक विकास 3 स्तरों में होता है। जो 3 स्तर होते हैं, प्रत्येक की दो दो अवस्थाएं होती हैं, तो यानी 3 स्तर, 3 × 2, 3 × 2 यानी टोटल 6 आपकी अवस्थाएं हो गई। इन अवस्थाओं का क्रम निश्चित होता है। सभी व्यक्ति में ये अवस्था एक क्रम में, एक ही उम्र में नहीं होती है, ना ही व्यक्ति एक अवस्था से छोड़कर दूसरी अवस्था में जा सकता है। यानी जो आपकी जो अवस्थाएं होती हैं नैतिक विकास की, वो सभी के लिए सबको बराबर उम्र में नहीं होती, अलग अलग उम्र में उसकी अवस्थाएं आती हैं। क्योंकि कुछ लोग पहले मैच्योर हो जाते हैं मानसिक रूप से, कुछ लोग लेटर स्टेज में जाके अपने मानसिक रूप से मैच्योर होते हैं। तो अलग अलग स्टेज में होते हैं, परंतु जो अवस्थाएं हैं वो कंटिन्यूस होती हैं। कोई भी व्यक्ति कोई भी एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में नहीं जा सकता। जो पहले मानसिक रूप से स्ट्रोंग हो जाते हैं उनकी जो अवस्थाएं हैं वो पहले कंप्लीट हो जाती हैं, और जो लेटर स्टेट में आपके मैच्योर होते हैं उनकी अवस्था लेटर मतलब थोड़ी बाद में मैच्योर होती हैं। परंतु एक कोई भी व्यक्ति उन अवस्थाओं को स्किप नहीं कर सकता। तो आइए इसमें देखते हैं कोलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का उल्लेखित 3 स्तरों और उनसे उनमें सम्मिलित प्रत्येक अवस्था का वर्णन जो करा है इसमें निम्नलिखित करा है। इसमें पहली अवस्था होती है, सबसे पहली होती है पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर, जो 7 से 10 वर्ष तक का होता है। जो नैतिक विकास होता है मोस्टली लोगों के जो बच्चे होते हैं उनके 7 वर्ष से उम्र के बाद होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में नैतिक विकास उनका नहीं होता है। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने ऐसे ही एग्जाम्पल लिए जिन्होंने लगभग
7 से 16 वर्ष के लोगों का साक्षात्कार किया था। तो इसमें पहली आवश्यकता, इस आयु में बालक अपनी अवस्थाओं के संबंध में सोचते हैं। जो उनकी आवश्यकताएं होती है केवल उनके संबंध में ही सोचते हैं। नैतिक दुविधाओं से संबंधित प्रश्न उनके लाभ या हानि पर आधारित होते हैं। वो देखते हैं कि जो नैतिक दुविधाएं हैं, अगर मैं ये करूंगा तो इससे लाभ होगा या हानि होगा, केवल इस बारे में सोचते हैं वो, और कुछ नहीं सोचते इससे ज़्यादा। नैतिक विकास कार्य का संबंध सामाजिक सांस्कृतिक रूप से क्या सही है और क्या गलत है इससे संबंधित होता है। कि वो देखते हैं कि ये सामाजिक रूप से जो कार्य कर रहे हैं बच्चे, वो सही है या गलत है, यह था अच्छा या बुरा, सही या गलत की व्याख्या, मिलने वाले दंड, पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों में शारीरिक क्षमता उसके परिणाम में मापी जाती है। तो इसमें जो नैतिक विकास में जो पहली स्तर है, पूर्व परंपरागत स्तर, जो 7 से 10 वर्ष के लिए होता है। इसमें सबसे पहला होता है, इसके अंतर्गत 2 चरण आते हैं। सबसे पहला होता है दंड और आज्ञापालन अभिमुखता। बालक के मन में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है। इसमें जो आज्ञा पालन बच्चा करता है अपने नियमों का, वो दंड पर आधारित होता है। उन्हें पता है कि अगर वो इस अपना जो आपका आज्ञा पालन है अगर वो नहीं करेंगे तो उन्हें दंड मिलेगा। तो इस कारण वो नैतिक विकास का काम कर रहता है। अगर वह नैतिक विकास अगर नैतिक नहीं करेगा चीजें और गलत करेगा तो उसमें दंड मिलेगा। तो इस जो ये अवस्था होती है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता पर होती है। इस अवस्था में बालक के नैतिक का ज्ञान होता है, वह स्वयं का परेशानी से बचना चाहता है। क्योंकि इस अवस्था में बच्चा सोचता है कि अगर वो आज्ञा पालन नहीं करेगा उसे दंड मिलेगा और उसे परेशानियां होंगी। तो इस चीज से बचने के लिए वही अपने जो आज्ञा पालन करता है। लोग कोलबर्ग का मानना है कोई बालक यदि व्यवहार अपनाता है तो इसका कारण दंड से स्वयं को बचाना होता है। तो ये जो पहली अवस्था होती है, जो पहला चरण होता है, इसमें केवल बच्चा अपने आप को दंड से बचाना चाहता है और इसी बेस पर वो आज्ञा पालन करता है। दूसरा ऑप्शन, इसमें दूसरा चरण है आत्म अभिरुचि एवं प्रतिफल अभिमुखता। इस अवस्था में बालकों का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता है। वे अपनी रुचि को प्राथमिकता देते हैं। वे पुरस्कार पाने के लिए नियमों का पालन करते हैं। कि इसमें जो अपनी रुचि होती है उन्हें वो प्राथमिकता देते हैं और वो पुरस्कार पाने के लिए इच्छुक होते हैं। कि अगर वो आज्ञा का पालन करेंगे तो उन्हें शाबाशी मिलेगी, उन्हें पुरस्कार मिलेगा, इसीलिए वो नियमों का पालन करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्तर पर। दूसरा स्तर होता है परंपरागत नैतिक स्तर, जो 10 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। यह कोलबर्ग के नैतिक विकास का दूसरा स्तर है। इस स्तर की अवधि 10 से 13 वर्ष के मध्य होती है। इस स्तर पर बालक दूसरों के मानकों को स्वयं में अंगीकृत कर लेता है और तथा उन मानकों के अनुरूप सही और गलत का निर्णय करता है। इस स्तर पर बालक समझता है कि वे समस्त क्रियाएं सही है जिन्हें दूसरों के मदद करती हैं। कि इस स्तर का जो बालक होता है वो जो दूसरों के नियम बनाए गए नियम हैं उन्हें अपना लेता है। वही जानता है कि जो दूसरों के द्वारा नियम बनाए गए नियम हैं वो सार्वभौमिक हैं, उन्हें परिवर्तन नहीं किया जाता, उन्हें ही नियमों को पालन करना है। कि अगर वो बच्चा उन नियमों का पालन नहीं करेगा जो हमारी समाज, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे संविधान में बनाए गए हैं वो सही है, अगर वो अवहेलना करेगा, उनका पालन नहीं करेगा तो उन्हें दंड मिलेगा। तो ये जो स्तर होता है वो अंतःकृत स्तर होता है। इसी के 2 चरण होते हैं, जिसमें पहला होता है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इस अवस्था में बच्चे नियम तथा व्याख्या के प्रति जागरूक होते हैं। वो नियम के प्रति जागरूक हो जाते हैं। इस अवस्था में वे नियम व व्याख्या के अनुकूल प्रति जवाबदेह भी हो जाते हैं। कि वो जानते हैं कि अगर वो इन नियमों का पालन करेंगे अगर तो उन्हें सही रहेगा, अगर नहीं करेंगे तो वे अपने जो भी हैं उन्हें नियम का दंड दिया जाएगा। और इस अवस्था में जो बालक होते हैं वो जानते हैं कि जो समाज के नियम बनाए गए हैं वो सही है, सार्वभौमिक है, सभी के लिए एक जैसे हैं। इसी में जो यही अवस्था होती है जिसमें अच्छा लड़का और अच्छा लड़की की भावना भी होती है। इस अवस्था में बच्चे एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है, दूसरों को से भी सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं। जो बच्चा होता है 10 से 13 वर्ष का जो बच्चा होता है वो दूसरों को भी सम्मान देता है और अपने दूसरों से भी सम्मान पाने की इच्छा रखता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। तीसरा आपका लास्ट ये आपका स्तर है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य। आत्म का मतलब अपने द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं। तो ये जो स्तर होता है इसमें जो बच्चा होता है वो लगभग मैच्योर हो चुका होता है, 13 वर्ष से अधिक के लिए है। कोलबर्ग के मतानुसार नैतिक विकास के परंपरागत स्तर पर नैतिक मूल्य या चारित्रिक मूल्य का संबंध अच्छे या बुरे कार्य के संदर्भ में होता है।
बालक बाहरी सामाजिक आशाओं को पूरा करने के रुचि लेता है। जो बाहर की जो सामाजिक आशाएं हैं उन्हें पूरा करने का रुचि लेता है। बालक अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए एक स्वीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड दोनों चरण, जिसमें सबसे पहला चरण है, इसके अंतर्गत दो चरण आते हैं। पहला चरण है सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता। इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। वे यह भी सोचते हैं कि इससे भी नियमों में सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। मतलब जो ये सामाजिक अनुबंध अभिमुखता है, जो आपका नैतिक विकास का, कोलवर का नैतिक विकास का थर्ड स्टेज है, उसका जो पहला चरण है, उसमें वह बच्चे ये जानने की वो परिपक्व हो चुके होते हैं, मैच्योर हो चुके, तो एक नॉर्मल बच्चा होता है। तो इसमें इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, जो समाज द्वारा बनाए गए नियम हैं उनका सोचने लगता है, उन्हें जानने लगता है क्या जो समाज के द्वारा बनाए गए नियम हैं ये सही है, क्या इन्हें परिवर्तनशील नहीं किया जा सकता, या जो नियम है, कुछ जो नियम है वो समाज के लिए गलत तो नहीं है, या इन्हें जो है इन्हें सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। इस अवस्था में तो बच्चा ये सोचने लगता है। उदाहरण के लिए जैसे बताएं, एक व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है, ये देखा जाएगा कि जीवन बचाना कितना महत्वपूर्ण है। ये जो हिंद ने जो काम किया वो इसी अवस्था में किया कि जो अगर नैतिक विकास है कि बच्चा, उन्हें पता है कि जो समाज के द्वारा बनाए गए नियम हैं उन्हें हमें पालन करना है, अगर नहीं करेंगे उसे हमें दंड मिलेगा, अगर हाईजन अगर चोरी करेगा उसे जेल भेज दिया जाएगा, उसे महत्वपूर्ण है, उसे पता है। परंतु उसका इतना भी मैच्योर हो रहा है कि वो देख रहा है कि अपनी पत्नी का जान बचाने के लिए वो चोरी करना महत्वपूर्ण है या गलत है, सही है गलत है। तो ये अवस्था ही ऐसी अवस्था है। तो इस अवस्था में देखा जाता है कि क्या जरूरत है और समाज में परिवर्तन करने की आवश्यकता तो नहीं है। जो उसका आप कॉलवलेंस का लास्ट, आपका तीसरी अवस्था का लास्ट चरण है सार्वभौमिक नैतिक विकास सिद्धांत अभिमुखता। इस अवस्था में अंतःकरण की ओर अग्रसित हो जाती है। मतलब इस अवस्था का जो बच्चा होता है वह सोचने लगता है कि मुझे अपने समाज के लिए क्या करना है। अंतःकरण कॉन्साइंस की ओर अग्रसित हो जाता है। वो चाहता है कि इसमें इस अवस्था की जो लास्ट अवस्था होती है, इसमें लगभग मैं मानता हूँ नॉलेज कॉन्सर्ट ने माना कि केवल 10% लोग ही इस अवस्था तक पहुँच पाते हैं, जो चाहते हैं रियल में कि वो ऐसा सोचने लगते हैं कि हमें समाज का कल्याण करना चाहिए। और केवल आप देखोगे, अपने आसपास भी देखोगे कितने परसेंट लोग होते हैं जो सामाजिक कार्य करते हैं, उनका सर्वोच्च धर्म यही समाज का सहयोग करना होता है। अगर आप देखेंगे तो लगभग, अगर आज की डेट में कोविड चल रहा है उसमें आपने देखा होगा कितने लोग ऐसे हैं केवल जो दूसरों के गरीबों की मदद कर रहे हैं, उन्हें खाना खिला रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं, केवल 10% ही लोग ऐसे होते हैं जो समाज कल्याण के बारे में सोचते हैं। तो यही अवस्था जो लास्ट अवस्था है, जो अवस्था है लॉरेंस कोलबर्ग की सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, जो अंतःकरण की ओर अग्रसर होती है। तो इसमें केवल 10% ही लोग आते हैं जो समाज का आपका भला करना चाहते हैं। अब बच्चे का आचरण दूसरों की प्रतिक्रियाओं का विचार किए बिना उसके आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है कि इसमें दूसरों के क्या विचार कर रहे हैं, इस अवस्था में वो नहीं मायने रखता कि दूसरा के क्या विचार कर रहे हैं। उसके जो आंतरिक आदर्श होते हैं वही उस पर सही करता है, उन्हीं के द्वारा वो अपना व्यवहार करता है। वो जानता है कि मेरे लिए क्या सही है, जो आवश्यकता होती है। यहाँ बच्चों के अनुरूप व्यवहार करना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चा जो जानता है वो सोचता है कि जो मेरे लिए सही है वही है। अभी देखा होगा, अगर आपने जो कोविड-19 की इतनी महामारी के बीच भी सरकार ने मदिरा की जो दुकानें थी उन्हें खोल दिया था, और खोल दिया है, वो खुल रही हैं। एक ऐसी अवस्था जहां मतलब चारों तरफ एक हेल्थ क्राइसिस से देश गुजर रहा है, पूरा आपका पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वो हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहा है, पूरा का पूरा विश्व। उसके साथ साथ क्या सरकार ने जो आपकी मदिरा की दुकानें खोल ली, उससे क्या हुआ, लोग से एक दूसरे के पास गए, वो दुकानों पे भीड़ लगी, लंबी लाइनें लगी, और जो कोविड को फैलाने में एक महत्वपूर्ण, मुझे लगता है कि उन्होंने का जो असर था वो महत्वपूर्ण रोल किया उन्होंने। अगर आपकी दुकानें ना खोली जाए तो कोविड थोड़ा कम फैलता। तो ये अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यह क्या क्या जरूरी है, क्या सरकार के द्वारा किया गया ये सही था। तो ये चीजें को है आंतरिक आदर्श, मेरे क्या आदर्श है, मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं अगर मैं सबसे पहली बात मैं ड्रिंक नहीं करता, अगर मैं करता भी तो क्या मेरा आदर्श था, आंतरिक आदर्श मुझे देखना चाहिए था कि मुझे जाना चाहिए। तो ये चीजें हैं, ऐसी चीजों में जो लास्ट स्टेज होती है यही अवस्था होती है, प्रमुख अवस्था होती है, जिसमें बच्चा सार्वभौमिक नैतिक विकास के सिद्धांत की अवज्ञा करता है और आंतरिक आदर्शों का पालन करता है। आइए अब करते हैं इससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो ये आपका क्वेश्चन था, ये दिसंबर 2019 के पेपर फर्स्ट में आया था।
निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? पहला है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, दूसरा है प्रसूति अवस्था, तीसरा है सामाजिक अनुबंधन अनुविन्यास, तीसरा है मूर्त संक्रामक अवस्था। अभी इस चैप्टर में मैंने पढ़ाया है लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास की तीसरी अवस्था का जो पहला चरण होता है वो होता है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो आपका आया था दिसंबर 2019 के पेपर सेकेंड में। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसने लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था को दर्शाता है। जो एक विद्यालय है उसमें दो आपकी छात्राएं हैं, जिसका पहले एक का नाम है तान्या, दूसरा का है आपका नूर। नूर ने तान्या से कहा कि नूर क्या है उस दिन खाना नहीं लाई, उसने कहा तान्या से कि आज तुम अपना मुझे खाना खिलाओ क्योंकि कल मैंने तुम्हें खिलाया। तो ये जो अवस्था है जो किस नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार है? पहला ऑप्शन है आदान प्रदान परंपरागत, दूसरा है कानून व्यवस्था तथा पश्य परंपरागत, तीसरा है आज्ञा पालन अनुरूप परंपरागत और चौथा है अच्छा होना परंपरागत। तो इस अवस्था में जो बात की गई है इसमें कानून व्यवस्था की कोई बात हुई नहीं है कि कोई चोरी चकारी की वजह, आज्ञा पालन की कोई है नहीं गया। ऐसे किसी टीचर ने बच्चे से कहा आपको ये करना चाहिए तो उसने आज्ञा पालन की बात की हुई है, और अच्छा बुरा की बात नहीं हुई है इसमें। तो इसमें केवल सिंपल सा साधारण सा हो रहा है कि दोनों में आदान प्रदान की बात हो रही है और जो स्तर है ये परंपरागत है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका ये क्वेश्चन है ये आपका जुलाई 2019 के पेपर फर्स्ट में आया था। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी। वह दवाई को उसकी पत्नी को जान बचाने के लिए जरूरी थी। जो एक बच्चा प्रस्तुत करता है कि उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, परंतु जो दवाई थी उसकी पत्नी जान बचाने के लिए जरूरी थी, क्योंकि यदि ऐसा करता है तो वह पकड़ा जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। बिल्कुल सही है, अगर वो चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? जिसमें पहला ऑप्शन है यंत्रीय अनुदेश अभिविन्यास, दूसरा है सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, तीसरा है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास और चौथा है सार्वभौमिक नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इस प्रकार की जो अवस्था है वो दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत आती है, क्योंकि जब अगर वो चोरी करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा और आज्ञा पालन नहीं कर रहा है तो इस पर दंड दिया जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। ये आपका पहला ऑप्शन यंत्रीय अभिन्यास तो आपका होता ही नहीं है किसी प्रकार का, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो इसी में तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका पेपर आया था जुलाई 2019 के पेपर सेकेंड में। यानी इस बात का ध्यान रखें लॉरेंस कोलबर्ग का एक क्वेश्चन हर ईयर आ रहा है, हर पेपर में आ रहा है। तो ये वीडियो आपको 2 क्वेश्चन दिला सकती है, एक पेपर फर्स्ट में और एक सेकेंड में। तो इसलिए जरूरी है इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखें। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था को पहचानिए। कि वर्णन दिया गया है, इसके आधार पर नैतिक लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक अवस्था की कौन सी अवस्था है इसे पहचानना है। अंतःकरण के द्वारा स्वचालित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। कि एक जो कार्य है अंतःकरण के द्वारा प्रसारित किया जाता है, तो ऐसी कौन सी अवस्था है जो सामाजिक समझौते और जो कानून है उनके ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है? तो ये कौन सी अवस्था है? तो ये अवस्था होती है नैतिक कोलबर्ग के जो सार्वभौमिक नैतिक विकास का अभिन्यास होता है। तो इसमें चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इस अवस्था में जो सार्वभौमिक नैतिक विकास की अवस्था होती है ये लॉरेंस कोलबर्ग के तीसरे स्तर की अवस्था होती है, और इसका जो चरण होता है वो सबसे लास्ट चरण होता है। इसमें ध्यान दिया विनय संपूर्ण मानवता के लिए क्या सही है उस पर ही जरूरी फोकस दिया जाता है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका दिसंबर 2018 के पेपर फर्स्ट में आया था, और मैंने ये अब इस पेपर में 5 ही क्वेश्चन लिए हैं और हर क्वेश्चन हर ईयर में आया है किसी न किसी पेपर में, और सारे इम्पोर्टेंट हैं।
और ये दोबारा भी रिपीट किए जा सकते हैं। और ही टेट का ये पैटर्न भी है कि बहुत से क्वेश्चन मोस्टली बार बार रिपीट होते हैं। तो ये सारे के सारे पाँचों के पाँचों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटिव अगर जो आपके कोलबर्ग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपकी जो वीडियो उसमें सीरीज चला रहा हूँ 500+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन CDP, उसमें भी मेंशन कर दूंगा बहुत से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो सारी जो सीरीज जो चला रहा हूँ मैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन की सीरीज है, उसमें से आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने में वो सीरीज आपको बिल्कुल हेल्प करेगी। और सारे के सारे मैंने 29 नंबर प्राप्त किए हैं, तो आप भी बहुत अच्छे नंबर 30 में से 30 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार रूप निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? पहला, इस सिद्धांत की विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। दूसरा, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तीसरा है, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। चौथा है, उनके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन करता है। तो जो लॉरेंस कोलबर्ग का जो विकास का जो सिद्धांत है वो बताता है कि जो उनका संज्ञानात्मक यानी जो मानसिक तर्कणा है उसकी परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच जो है एक सहयोग प्रदान करता है, और वो उन्हें जानने में विश्वास मतलब हेल्प करता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।